नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें, साथ ही नज़र डालेंगे कुछ दिलचस्प ख़बरों पर। कोरोना वायरस को मरकज़ निज़ामुद्दीन से जोड़कर मुसलमानों बिलखुसूस तबलीगी जमात से वाबस्ता लोगों की शबिया को दागदार करने और हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मुनाफरत फैलाने की दानिस्ता साजिश करने वाले टीवी चैनलों और प्रिंट मीडिया के खिलाफ सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर दाखिल करदा पिटीशन को, जो कि आज चीफ जस्टिस की अदालत में ज़ेर समात आने वाली थी, उससे कबल ही रजिस्ट्रार की जानिब से जमीयतुल उलमा हिंद के वकील को बतलाया गया कि आज उसकी समात नहीं होगी, इसलिए कि उसे चीफ जस्टिस साहब ने अदालत नंबर 3 की बेंच के हवाले कर दिया है, जिसकी आइंदा समात 28 सितंबर को 3 नंबर की अदालत में होगी। जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी ने अखबारात को इत्तला देते हुए बतलाया कि एक रोज़ कबल ही ये मालूम हो सकेगा कि 3 नंबर कोर्ट में कौन जज साहिबान इस मुकदमे की समात कर सकेंगे। आज जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एजाज़ मकबूल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और सीनियर वकील दुष्यंत दुबे बहस के लिए तैयार थे। गुलजार आज़मी ने मजीद बताया कि इससे कबल की समात पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल ने मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के जस्टिस टीवी नलावड़े और जस्टिस MG सेवलकर की जानिब से दिए गए फैसला अदालत में दाखिल किया था, जिसमें लिखा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा वावेला मचाया गया था कि तबलीगी मरकज़ से हिंदुस्तान में कोरोना फैला है और इसके लिए तबलीगी जमात के लोगों को बली का बकरा बनाया गया। मीडिया ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए फेक न्यूज़ चलाई और आवाम में ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की वजह से कोरोना फैला, जबकि इसकी हकीकत आवाम के सामने आ चुकी है। लिहाजा ऐसे न्यूज़ चैनलों और अखबारात के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। गुलजार आज़मी ने कहा कि हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जमीयतुल उलमा की पिटीशन पर फैसला नहीं सादर कर सके, लेकिन फेक न्यूज़ चैनलों पर लगाम कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने के बाद से ही न्यूज़ चैनलों ने तबलीगी जमात के ताल्लुक से फेक न्यूज़ चलाना बंद कर दिया था और जी न्यूज़ और दीगर चैनलों ने माफ़ी भी मांग ली थी। इसी दरमियान एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल ने सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बज़रिए ईमेल गुजारिश की कि जमीयतुल उलमा की अर्जी दास्त को जल्द से जल्द समात के लिए पेश किया जाए, क्योंकि तमाम फरीक़ैन की जानिब से अदालत में जवाब दाखिल किया जा चुका है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना के मुतासरीन का आंकड़ा आज रात 8 बजे तक 3,21,83,310 हो गया। ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 2,37,46,559 हो चुकी है। अब तक 9,83,241 अफराद की जान जा चुकी है। फिलहाल दुनिया भर में 74,53,510 अफराद का इलाज चल रहा है, जिनमें से 62,359 की हालत तशवीशनाक है। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। इसी बीच अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनके मुल्क के लोगों से अपील में कहा कि वो कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। ट्रंप के मुताबिक जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी कह चुकी है कि उनके ट्रायल फाइनल स्टेज में है और अब लोगों को इसमें हिस्सा लेने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन की चौथी और फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। ये हमारे मुल्क के लिए खुशखबरी है। ट्रंप ने इस दौरान वैक्सीन को मंजूरी देने वाली एजेंसी FDA पर निशाना साधा और इल्ज़ाम लगाया कि FDA वैक्सीन को मंजूरी देने के मामले में सियासी नज़रियात से मुतासिर हो रही है। ट्रंप के मुताबिक उनकी हुकूमत वैक्सीन के लिए पहले ही बजट तैयार कर चुकी है, लिहाजा इस मामले में अब सिर्फ लोगों की भलाई के बारे में सोचा जाना चाहिए। My administration announced that we are awarding $200 million of CARES Act funding to all 50 states to prepare to distribute the vaccine to high-risk residents, and we want to do that the instant it is approved, not the following day, but the following moment. And so we're going to be doing that, and we'll be distributing, getting it ready, because we have some great vaccines going to be coming out through Operation Warp Speed. We also continue to accelerate life-saving therapies. We're seeing promising results that are monoclonal antibody treatments, which help the immune system fight the virus and help very significantly, we're finding, can reduce hospitalizations now by more than 70%. By cutting red tape and unleashing America's medical genius, we've reduced the fatality rate 85% since April. Today
यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के मुताबिक कुछ लोग कोरोना वायरस को लेकर गलत जानकारियां फैला रहे हैं और ये वबा से निपटने में दिक्कतें पैदा कर रही हैं। यूएन चीफ ने कहा कि वबा साफ तौर पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और अगर गलत जानकारियां फैलती रहीं तो इससे नुकसान होगा। गुतेरेस ने कहा कि वबा हेल्थ इमरजेंसी है और हम इसे कम्युनिकेशन इमरजेंसी भी मानकर चल रहे हैं क्योंकि गलत जानकारी से सभी को नुकसान होगा। COVID-19 is not just a public health emergency, it is a communications emergency too. As soon as the virus spread across the globe, inaccurate and even dangerous messages proliferated wildly over social media, leaving people confused, misled, and ill-advised. The antidote lies in making sure that science-backed facts and health guidance circulate even faster and reach people wherever they access information. This will be especially critical as we work to build public confidence in the safety and efficacy of a future COVID-19 set of vaccines. We need a people's vaccine that is affordable and available to all. Our United Nations initiative called Verified is fighting misinformation with truth. Working with media partners, individuals, influencers, and social media platforms, the content we spread promotes science, offers solutions, and inspires solidarity. Only together in solidarity with a well-informed public will we emerge from this pandemic safe and better. Thank you. हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलात गुज़िश्ता 6 दिनों से मुसलसिल कम हो रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इन मामलात में 1995 की कमी वाक़ई हुई है, जिससे मरीज़ों की कुल तादाद यानी एक्टिव केसेस की तादाद 9,66,382 रह गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 86,508 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरा अफराद की कुल तादाद 57,32,519 हो गई है। इसी दौरान 87,374 मरीज़ सेहतमंद हो चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना से निजात पाने वालों की तादाद 86,74,988 हो गई है। इन्फेक्शन के नए केसेस के मुकाबले में सेहतमंद अफराद की तादाद ज़्यादा होने की वजह से 24 घंटों के दौरान एक्टिव केसेस की तादाद में 19,999 की कमी वाक़ई हुई है। एक्टिव केसेस में हफ्ते को 3,790, इतवार को 3,140, पीर को 7,525, मंगल को 27,438 और चारशंबे के रोज़ 7,484 कमी वाक़ई हुई थी। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा 2,348 और त्रिपुरा में कम से कम 48 एक्टिव केसेस दर्ज हुए। इसी दौरान 1129 मरीजों की मौत हुई, जिसकी वजह से इन्फेक्शन में जान गंवाने वाले अफराद की तादाद 91,149 हो गई है। मुल्क में एक्टिव केसेस की जो शरह है वो 16.86% है और अमवात की शरह यानी फैटेलिटी रेट 1.59% रह गई है, जबकि सेहतमंद होने वालों की शरह रिकवरी रेट 81.55% है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा जारी है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,176 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में बहैसियत मजमूई इस मर्ज से मुतासरीन की तादाद 1,79,246 हो गई है। इस वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 8 अमवात हुई हैं, जिसके बाद इस मोज़ी मर्ज से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,070 हो गई है। रियासत में मज़ीद 2,004 मरीज़ रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद 1,48,139 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 55,318 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 1,257 की रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। इस वबा के फूट पड़ने के बाद से अब तक रियासत में 26,84,215 मायने किए गए। रियासत में मौजूदा तौर पर 30,037 एक्टिव केसेस हैं। जीएचएमसी में 308 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद ज़िले रंगारेड्डी में 168, मेडचल मलकाजगिरी में 151, नलगुंडा ज़िले में 136 और करीमनगर ज़िले में 120 नए मुस्बित मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। नाज़रीन, हम आपको ये बता दें कि जो हम आंकड़े रोज़ आपके सामने पेश करते हैं कि दुनिया में कितने केसेस हुए, हिंदुस्तान में कितने केसेस है और तेलंगाना में कितने केसेस है, इसका मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको ये बताना है
कि कोरोना की जो वबा है वो अभी ख़त्म नहीं हुई, वो पूरे ज़ोरों शोर से जारी है और हर रोज़ उसके मामलात में लगातार इजाफा हो रहा है। लिहाजा हम सभी से अपील करते हैं कि जो हुकूमत ने गाइडलाइंस जारी किए हैं उन गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। आगे बढ़ते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी भी कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है। कंपनी ने अमेरिका में तकरीबन 60,000 अफराद पर कोरोना वैक्सीन के लिए तीसरे मरहले के ट्रायल्स का आगाज़ किया। सिंगल शॉट कोविड वैक्सीन के J&J कंपनी के जरिए जांच की जा रही है। अगर ये वैक्सीन कामयाब होती है तो J&J का कहना है कि वो अगले साल 100 करोड़ खुराक की मार्केटिंग करेगी। तीसरे मरहले के नताइज इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में जारी किए जाने का इम्कान है। J&J तकरीबन 1 बिलियन खुराक तैयार करने की तवक्को है। कोरोना के मरीजों में किडनी डैमेज होने या इसमें इंजरी के मामले सामने आ सकते हैं। अमेरिका में हुई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि मरीजों में कोरोना का इन्फेक्शन फैलने पर किडनी पर बुरा असर हुआ है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी जर्नल में पब्लिश रिसर्च के मुताबिक कोरोना के मरीजों में ख़ास तरह का सुपर प्रोटीन यानी सॉल्युबल यूरोकिनेस रिसेप्टर बड़ा हुआ पाया गया, जो किडनी में इंजरी की वजह बना। मिशिगन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर जोशेन रेसर के मुताबिक HIV और कोरोना जैसे RNA वायरस के इन्फेक्शन के बाद जिस्म में सुपर प्रोटीन बढ़ता है। धीरे धीरे यह खून में घुलने लगता है। अगर इससे जिस्म में सूजन बढ़ती है तो किडनी की नसें डैमेज हो सकती हैं। 352 कोरोना मुतासरीन पर हुई इस रिसर्च में सामने आया है कि 1/4 मरीजों में इस प्रोटीन का लेवल 60% से ज़्यादा बढ़ा हुआ था। ये मरीज़ एक्यूट किडनी इंजरी से जूझ रहे थे। रिसर्चर्स का कहना है कि जिन मरीजों में सुपर प्रोटीन का लेवल ज़ायद बढ़ा उनमें डायलिसिस की ज़रूरत 20 गुना तक बढ़ी। ये प्रोटीन इंडिकेटर की तरह काम करता है जो बताता है कि कोरोना के मरीजों में किडनी का खतरा बढ़ता है या नहीं। ये कोविड का इलाज करने वालों की मदद करेगा, ख़ास तौर पर उनकी जो इन्फेक्शन के हाई रिस्क जोन में है। अमेरिकी साइंटिस्ट ने कैंसर ड्रग AR-12 से कोरोना को रोकने का दावा किया है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस ड्रग से इन्फेक्शन के बाद जिस्म में कोरोना की तादाद बढ़ने से भी रोका जा सकता है। AR-12 का इस्तेमाल जीका, इन्फ्लुएंजा, रूबेला, चिकनगुनिया और ड्रग रेसिस्टेंट HIV में किया जा चुका है। अब तक सामने आए नताइज असरदार रहे हैं। रिसर्च करने वाले अमेरिका की कॉमनवेल्थ वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर पावल डेंट का कहना है कि AR-12 ड्रग काफ़ी अलग तरह से काम करती है। ये वायरस के प्रोटीन को तैयार करने वाले उस हिस्से यानी सेलुलर शेपरोन को रोकती है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैलता है। बायोकेमिकल फार्माकोलॉजी जर्नल के मुताबिक वायरस को अपनी तादाद बढ़ाने के लिए GRP78 प्रोटीन की ज़रूरत होती है। AR-12 ड्रग्स इसी प्रोटीन को रोकती है। इसकी मदद से वायरस इंसानों में अपनी तादाद बढ़ाता है। रिसर्चर एंड्रयू पोकेलेपोविक कहते हैं कि AR-12 को ओरल ड्रग के तौर पर दिया जा सकता है। अब तक हुए ट्रायल में साबित हो चुका है कि ये महफूज है। कोविड-19 के मामलों में ज़्यादातर दवाएं इंजेक्शन के ज़रिए दी जाती हैं। ऐसे में ये ओरल ड्रग का ऑप्शन मरीजों के लिए बेहतर साबित हो सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। इस ड्रग पर अगला ट्रायल 2021 की शुरुआत में होगा। रिसर्च की स्पीड को और बढ़ाया जाएगा। एंड्रयू कहते हैं कि अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से इस दवा को इस्तेमाल करने की इजाज़त देने के लिए काम जारी है और उम्मीद है कि AR-12 कोरोना के मरीजों के लिए राहत देने वाली दवा साबित होगी और वबा के दायरे को घटाएगी। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के मुतालिक डर में कमी आने और लॉकडाउन के अख्तिताम पजीर होने के साथ ही अस्पतालों में दीगर बीमारियों के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन की मुद्दत के मुकाबले में अब ज़्यादातर अस्पतालों में इलाज और सर्जरी के लिए आने वाले मरीजों की तादाद में तकरीबन 50 से 75% इजाफा देखा जा रहा है। नई दिल्ली में वाक़ फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के ब्रेन एंड हार्ट सर्जरी शोबे के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल गुप्ता और दीगर कई इदारों के मुताबिक लॉकडाउन नाफिज होने के बाद बहुत सारे अस्पतालों में मरीजों की भर्ती बंद कर दी गई थी और अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के दौरान कई तरीक़ेकार पर अमल करना पड़ता था। दूसरी तरफ मरीज़ भी कोरोना वायरस से मुतासिर होने के खौफ से अस्पताल आने से भी गुरेज कर रहे थे और ज़रूरी इलाज या सर्जरी को भी टाल रहे थे। लेकिन अब अस्पतालों के हालात काफ़ी हद तक बदल गए हैं।
वाज़ेह है कि मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 24 मार्च से लॉकडाउन एक के बाद दीगरे 4 मरहलों में नाफिज रहा। लॉकडाउन के बाद से अस्पतालों में मरीजों को इलाज में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वजारत सेहत की जानिब से लोकसभा में पेश किए गए आदाद व शुमार में कोरोना वायरस के ताल्लुक से 24 मार्च से लॉकडाउन होने के बाद अस्पतालों में OPD वगैरह पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में आम तौर पर एक महीने में तकरीबन 3 लाख मरीज़ों का OPD और IPD यानी एडमिशन के तहत इनपेशेंट के तहत इलाज होता है, लेकिन 24 मार्च से अब तक सिर्फ 4,01,506 मरीज़ों का ही इलाज हो पाया। मरकज़ी वजारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक इस साल अप्रैल और जून के दरमियान मुल्क के अस्पतालों में 24% कम डिलीवरीज हुई हैं, जबकि पिछले साल के मुकाबले मुल्क के अस्पतालों में 23.90% ख़वातीन की डिलीवरी हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की 1 साल मुकम्मल होने पर जुमेरात को मुल्क के बाशिंदों की अच्छी सेहत की दुआ करते हुए फिटनेस मंत्र दिया। फिटनेस की डोज निस्फ आधा घंटा हर दिन। मोदी ने कहा, फिट इंडिया मूवमेंट ने 1 बरस ऐसे वक्त में मुकम्मल किया है जिसमें तकरीबन 6 माह हमें कई तरह की पाबंदियों के दरमियान गुजारना पड़ा, लेकिन फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने असर और मानवियत को इस कोरोना की घड़ी में साबित करके दिखाया। वाकई फिट रहना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से ज़ाब्ते और थोड़ी सी मशक्क़त से आप हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं। फिटनेस की डोज निस्फ घंटा हर दिन। इस तरीके में हर किसी का बर्ताव और हर किसी का सुख छुपा हुआ है। फिर चाहे योग हो या बैडमिंटन, टेनिस हो या फुटबॉल, कराटे हो या कबड्डी, जो भी आपको पसंद आए, कम से कम 30 मिनट रोज़ कीजिए। अभी हमने देखा कि नौजवानों के उमूर की वजारत और वजारत सेहत ने मिलकर फिटनेस प्रोटोकॉल भी जारी किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज मुल्क को तरगीब देने वाले ऐसे 7 बड़े तजुर्बेकारों का भी वो बिलखुसूस शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने वक्त निकाला और उनके ज़ाती तजुर्बात को भी बताया। मैच हो गया या वनडे मैच हो गया, वो एक दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम टेस्ट मैच की बात करें जो 5 दिन आपको खेलना है, हर शाम को आपको वापस जाना है, अगले दिन फ्रेश आना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिटनेस जो स्टैंडर्ड था वो बहुत जरूरी था। और मैं सबसे पहले मैं ही जाके भागता हूँ, और ये कंडीशन है कि अगर मैं भी फेल हो जाऊंगा तो सिलेक्शन के लिए मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो आई थिंक ये सिस्टम और ये कल्चर सेट करना बहुत जरूरी होता है। और उससे क्या होता है सर, ओवरऑल एक जो फिटनेस लेवल है टीम का बढ़ेगा। जैसे टेस्ट क्रिकेट में हमारा बहुत बार होता है कि आप थके हुए हैं, तीसरे दिन आके आपको, जैसे हमारे फास्ट बॉलर्स हैं आज की डेट में, वो दुनिया में सबसे ऊपर है, तो उनको अगर दूसरे तीसरे चौथे दिन आके वो एफर्ट डालना है फील्ड पे तो वो डाल सकते हैं। पहले क्या होता था, स्किल हमारे पास हमेशा से रही है, लेकिन शायद जो मैंने आपको बोला वो ट्रांजिशन मैंने जो एक्सपीरियंस किया, हम लोग वो जरूरी समय जो आता है जहाँ पे शरीर थक जाता है और टीम को आपकी जरूरत है, वहां पे परफॉर्मेंस जो है हमारी डिप हो जाती थी और दूसरी टीम जीत जाती थी। आज की डेट में हमारी फिटनेस की वजह से हम वो जरूरी समय में उस चीज को कैपिटलाइज कर पा रहे हैं और हमारे रिजल्ट्स उसी तरीके से आ रहे हैं। तो एक सर बेंचमार्क आई थिंक एलीट स्पोर्ट्स में होना जरूरी है, उससे एक फिटनेस विराट जी, मैं देख रहा हूं कि आपका टाइम मैनेजमेंट तो है ही है, लेकिन फिर भी आपकी एक्टिविटी इतनी नजर आती है ना, मैं भी कभी कभी फॉलो करता हूं, कभी थकान नहीं लगती क्या आपको? सर थकान अगर मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं, थकान हर किसी को होती है। अगर आप फिजिकल एफर्ट करेंगे तो थकान होगी, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आप खा अच्छा रहे हैं, अगर आप फिटनेस रेगुलरली कर रहे हैं, आपकी रिकवरी अच्छी है, तो आपकी स्लीप अच्छी है, स्लीप पैटर्न्स अच्छे हैं, तो आपकी रिकवरी तेज होगी। तो अगर मैं थक रहा हूं और 1 मिनट में मैं दोबारा रेडी हो जा रहा हूं तो वो मेरा प्लस पॉइंट है। तो आई थिंक वो मैंने एक चीज एक्सपीरियंस करी जो बहुत जरूरी हो जाती है। आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। विराट जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं आपको, अनुष्का जी को और आपके दोनों के परिवार को निकट भविष्य की शुभ घड़ी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जैसे T20 मैच हो गया या वनडे मैच हो गया, वो एक दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन अगर पंजाब के किसानों ने 3 अहम ज़रई बिलों के खिलाफ एहतजाज तेज़ कर दिया है। आज से किसानों ने रियासत में 3 रोज़ा रेल रोको तहरीक शुरू कर दी। अमृतसर फिरोजपुर अजला में किसान रेलवे ट्रैक पर धरना देकर बैठे हैं। दिल्ली की तरफ से आने जाने वाली ट्रेनें रोक दी गई हैं। किसानों ने
25 सितंबर यानी जुमे के रोज़ रियासत गिर बंद का ऐलान किया है, जिसकी वजह से फिरोजपुर रेलवे डिवीज़न ने 14 ट्रेनें मनसूख कर दी हैं। इसके बाद काश्तकारों ने 1 अक्टूबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद का ऐलान किया है। कोरोना वायरस की वबा के दौरान पंजाब में बढ़ते हुए किसानों के एहतजाज से ये पता चलता है कि पार्लियामेंट में बिल गर्चे मंजूर हो चुके हों, लेकिन किसान उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। किसान परेशान हैं कि एक बार मंडी के बाहर ख़रीदारी शुरू हो गई तो उन्हें अपनी कम से कम यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के निज़ाम से महरूम होना पड़ सकता है। अमृतसर के दही इलाकों में किसानों और उनके तमाम कुंबे बशमूल बच्चे और बूढ़े लोग सुबह ही करीबी रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। एक किसान ने कहा कि हुकूमत हम किसानों से बात नहीं करना चाहती, अगर हम इन क़वानीन को कबूल नहीं करते हैं तो उनको नाफिज नहीं किया जा सकता। हम लड़ाई जारी रखेंगे। ये लड़ाई 2, 5 या 10 साल तक चल सकती है। हुकूमत ये मत सोचे कि मुल्क के किसान और मजदूर इन बिलों को कबूल कर लेंगे। किसानों ने मुतनब्बा किया कि अगर हुकूमत गैर मुतवक्को हंगामों के दरमियान मंजूर करदा इन बिलों को वापस नहीं लेती है तो उनका एहतजाज मज़ीद तेज़ हो जाएगा। मुल्क में चावल और गंदम की बड़ी पैदावार करने वाली रियासत पंजाब और हरियाणा के किसान इन बिलों की मुखालिफत कर रहे हैं। किसानों के एहतजाज को देखते हुए रेलवेज़ ने 24 से 26 सितंबर तक पंजाब में रेलवे खिदमात मनसूख कर दी हैं। कोई मुसाफिर और पार्सल ट्रेन 24 से 26 सितंबर तक पंजाब नहीं जाएगी। पार्लियामेंट में मंजूर शुदा ज़रूरी असलाहत बिलों पर कांग्रेस की मुखालिफत का मवाजना हाथी के दांत से करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जुमेरात को अपोजिशन को चैलेंज किया कि इसको इन बिलों की मुखालिफत करने से पहले अपने मंशूर से मुकर जाने और दस्तबरदार होने का ऐलान करना चाहिए। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी हेडक्वार्टर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दावा किया कि पार्लियामेंट में मंजूर शुदा ज़रूरी असलाहत बिलों में ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है जिससे किसानों को नुकसान पहुँचे। उन्होंने कहा कि ज़रूरी असलाहत बिल किसानों की ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने वाले हैं, उनके ज़रिए किसानों को आज़ादी मिल रही है। ये बिल किसानों को अपनी फसल की मुनासिब कीमत वसूल करने में मददगार साबित होंगे। कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन जमातों की शदीद मुखालिफत के बावजूद ज़राअत से मुतालिक तीनों बिल पार्लियामेंट में मंजूर कर लिए गए हैं। इन बिलों की मंजूरी को गैर आइनी करार देते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के वफद ने चारशंबे के रोज़ सदर रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी और इन पर दस्तखत ना करने की अपील की। कांग्रेस के इन बिलों की मुखालिफत करने पर निशाना लगाते हुए तोमर ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन पार्टी किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। वो दोहरे मियार की सियासत कर रही है, वो मुल्क में झूठ बोलने की सियासत कर रही है। कांग्रेस किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, उसे इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इन बिलों की मुखालिफत कर रही है तो उसे पहले अपने मंशूर से दस्तबरदारी का ऐलान करना चाहिए, क्योंकि 2019 के लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने मंशूर में उसने कहा था कि APMSP ज़रूरी पैदावार की मार्केटिंग कमेटी कानून में तब्दीली लाएगी, किसानों की तिजारत पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और बैनुल अक़वामी तिजारत को फ़रोग़ मिलेगी। यही चीज़ें पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिलों में भी है। का पेमेंट भी सही समय पर नहीं होता था। 8.5% टैक्स चुकाना पड़ता था। जो व्यापारी खरीदता था वो 8.5%। दूसरा, किसान को अपने घर से लेकर मंडी में आना पड़ता था और वहां पर किसान के उत्पादन की बोली लगती थी। अब वो चाहता है उसका गेहूं 1900 रुपये कुंटल में बेचे, लेकिन बोली लग गई 1600 रुपये कुंटल की, तो शाम तक इंतजार करता था और अंततोगत्ता उसे लगता है कि भाई अब मैं अगर वापस ले गया तो लाने का खर्चा तो लग ही गया, अब ले जाने का खर्चा भी लगेगा, फिर मैं दोबारा आऊँगा तो दोबारा भी खर्चा देना पड़ेगा। तो इसलिए औने पौने दाम पे शाम को वो मजबूरी में बेच के जाता था। हमने इस बिल के माध्यम से किसान को इस बात की स्वतंत्रता दी है कि जो मंडी प्रेमाइसेज राज्य सरकार का है उसकी परिधि के बाहर जो भी एरिया है, किसान का घर है, किसान का खेत है, वेयर हाउस है या और कोई स्थान जहां किसान ने अपने उत्पादन को रखा हुआ है, उस स्थान से अब किसान किसी भी स्थान पर
मतलब वो राज्य के भीतर हो सकता है, जिले के भीतर हो सकता है, वो राज्य के बाहर भी हो सकता है। किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर अपना उत्पादन बेचने के लिए स्वतंत्र हो गया है। इस विधेयक के माध्यम से यह अधिकार किसान को मिला है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी व उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्लियामेंट से पास किए गए नौकरी से मुतालिक बिलों पर तंज कसते हुए उसे नौकरी पर सख्त हमले से ताबीर किया। प्रियंका गांधी ने जुमेरात को अपने ट्वीट में लिखा कि इस मुश्किल वक्त का मुतालबा है कि किसी की नौकरी ना जाए, सबका जरिए माश महफूज रहे। बीजेपी हुकूमत की तरजीहात को देखिए। बीजेपी हुकूमत अब एक ऐसा कानून लाई है जिसमें मुलाजिमीन को नौकरी से निकालना आसान हो गया। उन्होंने लिखा कि वाहिद सरकार मजालिम को आसान कर दिया। काबिल जिक्र है कि राज्यसभा ने मजदूरों के फलाह और उनके हुकूक को मजबूत करने के दावे के साथ 3 बिलों को मंजूरी दी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के मीडिया सेल इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जुमेरात को पटना में ज़रई बिलों को लेकर मरकजी हुकूमत और हुकूमत बिहार के खिलाफ महाज खोलते हुए कहा कि मोदी जी और नीतीश बाबू कसम किसानों की खाते हैं और दोस्ती मुट्ठी भर सरमायादारों से निभाते हैं। सुरजेवाला ने रियासती कांग्रेस सदर दफ्तर सदाकत आश्रम में कहा कि 3 सयाह कानून के जरिए से सब्ज इनकलाब को शिकस्त देने की ये बीजेपी की साजिश है। बिहार कांग्रेस के जरिए चलाई जा रही मुहिम बिहार क्रांति सम्मेलन में हिस्सा लेने पटना पहुंचे सुरजेवाला ने कहा कि आज मुल्क भर में 62 करोड़ किसान मजदूर और 250 से ज़ायद किसान तंजीमें इन सयाह क़वानीन के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और JDU हुकूमत मुल्क को वरगला रहे हैं। इससे बेहतरीन 2 लाइन में इन 3 काले कानूनों की समरी नहीं हो सकती। हरित क्रांति को हराने की घिनौनी भाजपाई साजिश है ये 3 कृषि विरोधी, खेत विरोधी काले कानून। खेत खलिहान को पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर गिरवी रखने का षड्यंत्र है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड। राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में कैद एक 32 साला कैदी के पेट से 4 फोन बरामद हुए। मज़कूरा शख्स ने बड़ी आंत में ये फ़ोन छुपा रखा था। वो बारामीर का रहने वाला शख्स है जिसको गैर फितरी जुर्म के मामले में जेल हुई है। देवाराम की हैसियत से उसकी शिनाख्त हुई है। पुलिस के मुताबिक इस कैदी ने जुमे के रोज़ शदीद पेट में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसकी वजह से उसके पेट में मौजूद फ़ोनों का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने यह कहा कि जुमे की सुबह देवाराम, जो जोधपुर की सेंट्रल जेल में 18 माह से कैद है, नाकाबिले बर्दाश्त पेट में दर्द से तड़प रहा था। जब उससे उसकी वजह पूछी गई तो उसने बताया कि ज़बरदस्ती बड़ी आंत में उसने मोबाइल फ़ोन ठूंसने का काम किया है। फौरी इसको अस्पताल ले जाया गया। उसके अखबालिया बयान की उस वक्त तस्दीक हुई जब स्नोग्राफी की रिपोर्ट में प्लास्टिक के अंदर लपटे हुए फ़ोन्स और हेडसेट्स कोर्स बड़ी आंत में देखे गए। ताहम देवाराम की हालत अब मुस्तहकम है। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तब उससे जेल हुक्काम मोबाइल फ़ोन के जेल में फराहम करने वालों के मुतालिक तफ्तीश करेंगे। शुमाल मशरकी दिल्ली में होने वाले फसाद के केस में गिरफ्तार JNU के साबिक तालिब इल्म रहनुमा उमर खालिद को अदालत ने 22 अक्टूबर तक अदालती तहवील में भेज दिया है। वाज़ेह है कि दिल्ली पुलिस की खुसूसी सेल ने उमर खालिद के खिलाफ UAPA के तहत कई दफ़ात में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस हिरासत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद उमर खालिद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत के सामने पेश किया गया। उमर खालिद को 13 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने उनकी मज़ीद जिस्मानी रिमांड का मुतालबा नहीं किया। पुलिस ने FIR में दावा किया है कि फ़िरका वाराना फसाद एक पहले से तयशुदा साजिश थी जिसे मुबैना तौर पर खालिद और दीगर अफराद ने अंजाम दिया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड की 4 बड़ी हस्तियों से पूछताछ के लिए समन जारी किया है। इनमें दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह शामिल हैं। NCB दीपिका पादुकोण और रकुल प्रीत सिंह से 25 सितंबर और सारा अली और श्रद्धा कपूर से 26 सितंबर को पूछताछ करेगा। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।